हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हाय, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय महाकाल। जो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 जुलाई 2026 के करंट अफेयर, जिसमें टॉप एमसीक्यू रहेगा, जो कि हम देश दुनिया अपने भारत का ताज़ा ताज़ा खबर का हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करके एमसीक्यू के तौर पे आपको इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बोला कि आज देश दुनिया भारत, तो मैं सबसे पहले अपने भारत का ही बात करता हूँ। आज 20 जुलाई है। आज कॉकरोच जनता पार्टी सांसद की ओर मार्च करने वाली है, सांसद को घेराव करने वाली है, जो कि बहुत दिन से, महीनों से वो धरना प्रदर्शन पे थे, जंतर मंतर पे। और जिस तरह से आपने देखा कि 18 तारीख को सोनम वांगचुक को किस तरह से दिल्ली पुलिस सुबह सुबह एक किडनैपिंग की तरह उठाकर लेकर गया और उनका हेल्थ के हवाला देते हुए उनको एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया ताकि उनका आंदोलन कमजोर हो जाए। बट सभी कॉकरोच, ये कोई पार्टी नहीं है, ये किसी की एक पर्सन की पार्टी नहीं है, ये हम लोग हर स्टूडेंट की मांग है। तो ये आंदोलन टूटा नहीं, न ही वीक हुआ, ये आंदोलन और जोरों से पकड़ लिया है। जो सरकार सोच रही है, जो कर रही है, वो उसका उल्टा ही पड़ रहा है। अब पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आज अगर हम नहीं बोलेंगे तो कल हमें फिर दबाया जाएगा। और किसी एक की बात नहीं है, ये अपनी हक की मांग है। मान लो हम इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपको हर दिन मैं सेशन दे रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, पूरी तैयारी करके गए, फॉर्म भरे, पूरी तैयारी करके गए, और सेंटर पर जाने के बाद आपको पता चला आपका पेपर लीक हो गया, फिर 2 महीने इंतजार करो। वो उस टाइम कैसा लगता है? वो हर स्टूडेंट और माता पिता को समझना पड़ेगा कि जो हम कर रहे हैं, क्या मेरे बच्चे के लिए बेनिफिट है। केवल अपने आप तक सीमित मत रखिए, कोई भी चीज को अपने आप तक सीमित नहीं रखिए। वो हर पेरेंट्स जिम्मेदार है जो गलत लोगों को एक वोट देकर उसे इस पोजीशन पे लेकर आता है, और वो उस पोजीशन को गलत उपयोग करता है, और उस पोजीशन के बिहाफ पे वो आपके साथ ही खेलता है। वो क्या सही है? तो जो भी जब भी जरूरत पड़े, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे। हम कोई आजकल अगर वो बोलता है देश प्रेमी है, तो उससे ज्यादा हम लोग देश प्रेमी हैं। वो क्या करता नहीं करता कुछ भी नहीं पता, वो हमारे पैसे पे चलता है, वो हमारे पैसे पे जीता है, उसके बाद वो बोलता है हम देश प्रेमी हैं। और हम देते हैं उसको अपना देश को सुरक्षा कराने के लिए, हर चीज करने के लिए, तो हम देश प्रेमी नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो हम अपने देश के लिए खून भी देंगे, खून भी लेंगे। किसी की एक की ये देश नहीं है, किसी की बाप की जागीर नहीं है ये। ठीक है, तो बस यही बोलूँगा कि अपनी भारत माता को सेव करिए, अपने धर्म को सेव करिए। हम हिंदू हैं, हिंदू को बचाइए। और जो भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब अपने अपने भाई हैं। सब अपने अपने धर्म के लिए लड़े, अपने धर्म को बचाए। कोई दलाल के चक्कर में ना पड़े। दलाल क्या करता है? 2 लोगों के बीच को लड़ाकर तीसरा में फायदा उठाता है। जो धर्म में, जो 2 जाति में, 2 लोगों में लड़ाकर वो फायदा उठाता है और एक कुर्सी पर बैठ के तमाशा देखता है। जब लास्ट में पड़ता है तो उसको आगे प्रशासन को करता है, और हमें ही लाठियां पड़ती है। भाई क्यों है? तो हम लोग को समझदारी से काम लेना चाहिए। हम लोग एक हैं, 2 नहीं है। जितना खून हमने देश आजाद करने में बहाया है, उतना अदर कास्ट भी, अदर कम्युनिटी वाले भी बहाए हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि केवल मैं ही देश प्रेमी हूँ, नहीं, वो हर एक देश प्रेमी है। और जो भी व्यक्ति हमारे देश के प्रति गद्दारी करेगा, वो या तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पंडित हो, यादव हो, भूमियार हो, कोई भी हो, वो देशद्रोही है तो है। बट एक पर्सन के चलते हम किसी को जिम्मेदार पूरा नहीं ठहरा सकते हैं। तो उसी तरह
हम अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे, हमें किसी से ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। जिस तरह अपने फोकस अपना एम बनाया हो कि कुछ करना है तो कुछ करो, अच्छे से करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम उन्हीं पर्सन पे करने वाले हैं, वही डेवलपमेंट, वो आज क्या हुआ हमारे देश के अंदर, देश के बाहर, हमारा इकोनॉमिक कैसा रहा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आया क्या, साइंस टेक्नोलॉजी कोई इनोवेशन हुआ क्या, आज का स्पोर्ट्स में क्या मतलब कि न्यूज़ आया, एजुकेशन किस लेवल, एजुकेशन के ही बारे में मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ। एजुकेशन सिस्टम हमारा पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है जो सरकार के थ्रू, तो वो बचा के रखना है, जब भी ज़रूरत पड़े हमें आगे आना है, ठीक है। तो ये सारी टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही सारे टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो हम इसी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन कवर करते हैं अपने हर सेशन में, नॉट लाइक आज का सेशन नहीं, आप प्रीवियस सेशन में भी जाकर देखोगे तो वहाँ पर भी इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये सारे टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे मैंने बता दिया, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, बैंकिंग, पीओ क्लर्क, यूपीएससी प्रीलिम्स और स्टेट पीसीएस, ये एग्जाम्पल में दिया हूँ। बट जो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ तक के लिमिटेड नहीं है, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आएगा ही आएगा। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन की ओर। तो सब भाई लोग तैयार हो? हाँ, पहले बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी भाई बहन आज हमारे या दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको मिले। अगर आप चाहते हो कि हर दिन हमको वीडियो सबसे पहले मिले तो आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दूसरी बात, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है हमारे क्लास में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस शुरू से अंत तक बने रहिए, क्लास सुनिए, बस याद करिए। नोट्स के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इस क्लास का पीडीएफ, प्रीवियस क्लास का पीडीएफ, जिनको भाई बहन को नहीं मिला मैं हर लोगों को भेज दूंगा। बस आपको एक ही काम करना है, कुछ नहीं, बस एक काम करना है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में आप अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर जो भी हो, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क करने के लिए आप ईमेल आईडी या मैसेज डाल दो, मैं आपके कांटेक्ट में आ जाऊंगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो ड्रॉप बॉक्स में ईमेल ड्रॉप कर दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और तीसरी बात जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया, इस क्लास में भी बता रहा हूँ कि जो भी भाई बहन को हमारा प्रॉब्लम हो रहा है कि कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही फाइनेंशियल या कुछ भी चीज़ें का, कोई भाई बहन एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहते हैं बट उनको फाइनेंशियल इशू हो रही है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं भर पा रहे, तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं यथासंभव आप लोगों को हेल्प करूँगा, ठीक है। सो अब हम चलते हैं आज के सेशन का पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन का हम देखेंगे, उसके पहले एक बात और, आज के क्लास के करंट अफेयर का कौन, किन और क्यों बनता है, ये भी मैं आप लोगों को आंसर के अनुसार मैं रिव्यू करूंगा, उसके बाद मैं कल उसका नाम अनाउंस करूंगा। तो फटाफट आंसर दीजिएगा जिनको क्यों या क्यों बनना है हमारे क्लास का आज, तो फटाफट आंसर करिएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026। तो ये क्या है, एक नेशनल एयर एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 स्टार्ट हो चुका है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ठीक है। इंडिया इज
participating with the Rafale fighter jet and C-17 and Globemaster aircraft. तो इंडिया जो पार्टिसिपेट करने गया इस युद्ध अभ्यास में वो 3 फाइटर प्लेन के साथ हमारा गया है। एक राफेल है, एक C-17 है, एक ग्लोबमास्टर है। ठीक है, तो ये 3 एयरक्राफ्ट के साथ हमारे एयरफोर्स इस युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं। ये तो हो गया कि एक समरी टाइप के, बट इसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है मैंने वो क्वेश्चन को भी रखा हूं। ठीक है, जो कि मैं 1 बाय 1 हम देखेंगे कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन, और ये जो है ना MBBI है, ये MBBI है, आपको आने वाला एग्जाम में कई बार देखने को मिलेगा, तो प्लीज आप जरूर ध्यान रखिएगा इसका। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है भाई, एक्सरसाइज पिच ब्लैक किस क्षेत्र से संबंधित है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह युद्ध वायु युद्ध परीक्षण लाइक एयर कम्बैट ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वायु युद्ध प्रशिक्षण। अब हम देखते हैं इसी का रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन, एक्सरसाइज पिच ब्लैक कब से स्टार्ट हुआ है। तो ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर के। एक्सरसाइज पिच ब्लैक कब स्टार्ट हुआ था, 1981 में। ये कहाँ, होस्ट कंट्री कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑर्गेनाइजर रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, RAAF। ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था और इसका कंट्री कौन सा था, ऑर्गेनाइजर कौन है, लोकेशन क्या है इसका। चलो ठीक है, आपने ऑर्गेनाइजर देख लिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर ये होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। लोकेशन है इसका मेनली कंडक्टेड फ्रॉम द ड्राविन एंड नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया, ड्राविन एंड नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पर इसका कंडक्ट, ये लोकेशन पे फाइटर प्लेन का जो हमारा युद्ध अभ्यास हो रहा है यहाँ पे होता है। ठीक है, इसका टाइप क्या है, बेनिनर, हेल्ड एवरी 2 ईयर। तो ये क्या होता है, ये हर 2 साल में मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कराया जाता है, जो इसमें सभी देश के वायुसेना उसमें जाके पार्टिसिपेट करते हैं अपने फाइटर प्लेन के साथ, जो नया हो, तगड़ा हो, जो हमारे ज्यादा ही शक्तिशाली हो, उस फाइटर प्लेन के साथ सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं। इसका नेमिंग पिच ब्लैक क्यों रखा गया भाई, इसका नेम का मीनिंग क्या है, तो पिच ब्लैक रिफर्स टू नाइट ऑपरेशन एंड ट्रेनिंग इन चैलेंजिंग कंडीशन। तो क्या होता है कि इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये रात का ऑपरेशन किया जाता है, उसका ही ट्रेनिंग दिया जाता है और उस चैलेंजिंग कंडीशन रहता है, उसमें इसका फाइटर प्लेन को यूज करके युद्ध अभ्यास किया जाता है। ठीक है, सो इससे रिलेटेड और हम क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया पार्टिसिपेशन, तो इंडिया पार्टिसिपेशन क्या है, कब से कर रहा है, तो इंडिया फर्स्ट टाइम कब पार्टिसिपेट किया था, 2018 में। इंडिया फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था 2018 में। इंडियन एयरफोर्स IAF हैज पार्टिसिपेटेड विद द एयरक्राफ्ट लाइक सुखोई 30, राफेल एंड C-17 ग्लोबमास्टर। ये तीनों के साथ वो पार्टिसिपेट किया था। कंडक्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स RAF, इंडिया पार्टिसिपेटेड विद द राफेल C-17 ग्लोबमास्टर। इसका थीम क्या है, इसका इस युद्ध का थीम क्या है, युद्ध अभ्यास का थीम क्या है, इम्प्रूव एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड जॉइंट ऑपरेशन। जब जॉइंट ऑपरेशन चलाना रहता है 2 देशों के बीच में, उसको इंप्रूव करने के लिए ये एक्सरसाइज कराया जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है,
अब है इससे रिलेटेड ही और बहुत सारा क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि मैं इस टाइप से ही पढ़ाता हूं आप लोगों को कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। कोई भी टॉपिक, जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूं वो टॉपिक को बहुत एक्सप्लेन करके मैं पढ़ाता हूं, ताकि उसके रिगार्डिंग जितना भी क्वेश्चन बन सकता है मैं हर पॉइंट को कवर करता हूं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना करे। ऐसा ना हो कि भाई यहाँ तक तो हम पढ़े ही नहीं थे, हमको ही पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वो हर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। सो एक्सरसाइज पिच ब्लैक का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एमबीबीआई है, ध्यान रखिएगा इसको, समझे कि नहीं, एमबीबीआई है ये, इसका ऑप्शन है क्या? सी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सरसाइज पिच ब्लैक एक बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है, लाइक मल्टीनेशनल एयर कम्बैट एक्सरसाइज है, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स, ये आएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो करवाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन कौन कराता है? तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स RAAF द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें कई देशों को वायुसेना भाग लेती है, हवाई युद्ध, रणनीति, संचालन क्षमता तथा आपसी सहयोग का अभ्यास करती है। ये सारा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि जब अभ्यास करने के लिए जाता है तो उस अभ्यास में किस पॉइंट पे ध्यान दिया जाता है, तो ये आ सकता है, ठीक है। अभी ये एक्सरसाइज पिच ब्लैक का संचालन किस वायुसेना द्वारा किया जाता है? तो ये है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स, ऑप्शन नंबर बी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स। पिच ब्लैक का आयोजन संचालन रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स RAAF द्वारा किया जाता है। यह एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है, जिसमें विभिन्न देश को वायुसेनाएं भाग लेकर अपनी हवाई युद्ध क्षमता, रणनीति और आपसी सहयोग का मजबूत करती है। इसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज पिच ब्लैक की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन होगा बी, इसका ऑप्शन होगा बी, 1981। ये क्वेश्चन एमबीबीआई है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर है बी, 1981, ऑप्शन बी। तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक की शुरुआत वर्ष 1981 में हुई थी। यह ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है, मल्टीनेशनल एयरफोर्स कॉम्बैट एक्सरसाइज है। इसका उद्देश्य भाग लेने वाली वायु सेनाओं के बीच युद्ध कौशल, संचालन क्षमता और आपसी समन्वय को बढ़ाना। ये सारी पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज पिच ब्लैक की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको इग्नोर करिएगा, 1981 में, ऑप्शन नंबर बी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में किन विमानों के साथ भाग लिया? भारत ने एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में, ये क्वेश्चन आएगा भाई, ये क्वेश्चन 100% आएगा, एमबीबीआई है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, इसका ऑप्शन क्या है? बी, ठीक है। भारत ने एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में भारतीय वायुसेना IAF के राफेल लड़ाकू विमान और C-17 ग्लोबमास्टर रणनीतिक परिवहन विमान के साथ भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य उत्तीर्ण हवाई युद्ध संचालन, लंबी दूरी की तैनाती और मित्र देशों को वायु सेनाओं के साथ तालमेल बढ़ाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा, 110% आएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में किन विमानों के साथ भाग लिया? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर जी, एक्सरसाइज पिच ब्लैक की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये भी रिपीटेड है, 1981 में। एक्सरसाइज पिच ब्लैक सामान्यतः किन वर्षों के अंतराल होता है? तो ये होता है हर 2 वर्षों के, इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये भी एमबीबीआई क्वेश्चन है, ये भी एमबीबीआई क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, हर 2 वर्ष के बाद होता है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, एक्सरसाइज पिच प्ले का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका ये भी एमबीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एमबीबीआई क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी है ये, ठीक है। सो एक्सरसाइज पिच ब्लैक मुख्य उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं की हवाई तैयारी को मजबूत करना और विभिन्न देशों के साथ आपसी तालमेल और संचालन, मतलब सेम ही है, डिस्क्रिप्शन तो सेम है, उद्देश्य इसका सेम है, बट वो डिफरेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा उपयोग किए जाने वाला राफेल विमान किसके अंतर्गत है? तो ये भी ऑप्शन नंबर सी है, इसका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के अंदर है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी एक्सरसाइज ऑपरेशन सॉर्थन रीडनेस 26 to begins at the Southern Naval Command Kochi from 20 जुलाई से 23 जुलाई 2026। तो ये ऑपरेशन है, ठीक है, ये हमेशा एक्सरसाइज किया जाता है नावल कमांडो के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कोची है। ये 3 दिन की अभ्यास है 20 से 23 जुलाई 2026 में। तो ऑपरेशन सॉर्थर्न रेडनेस 26/2 इंडियन नेवी एक्सरसाइज है, ये इंडियन नेवी एक्सरसाइज है, ये याद रखिएगा। ये 3 दिन की अभ्यास होती है, 3 दिन की अभ्यास है 2026 में। कंडक्टेड एज सॉर्थर्न नोवेल कमांड कोची, यहाँ नोवेल कमांड कोची में कंडक्ट किया जाता है, इसका 3 दिन की है। सॉर्थर्न नेवल कमांड ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ द नेवी न्यू दिल्ली है, हेडक्वार्टर ऑफ द नेवी न्यू दिल्ली है। हेडक्वार्टर ऑफ द सॉर्थर्न नेवल कमांड कोची केरला है। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज होस्टेड बाय इंडिया? मिलान, ठीक है, इसका नाम क्या है? मिलान, तो याद रखिएगा। अपना क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट, स्काई रूट एरोस्पेस, तो अभी जैसे कि ये प्राइवेट कंपनी है, हैदराबाद की है, इसका हेडक्वार्टर है, अभी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जैसे स्पेस एक्स करता था वैसे ही ये स्काई रूट भी अपना इसरो के साथ मिलके प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि चलिए हम देखते हैं अभी इसको। तो विक्रम-1 इंडिया फर्स्ट प्राइवेट डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अचीवमेंट, मतलब इस वीक में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मिला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। स्काई रूट एरोस्पेस सक्सेसफुली लॉन्च विक्रम-1, ये क्वेश्चन आएगा आपको कि स्काई रूट सक्सेसफुली किसको लॉन्च किया? विक्रम-1 को, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट डेवलप्ड ऑर्बिटल क्लास रॉकेट। तो ये भी नाम पूछा जा सकता है कि ये इसका नाम क्या है, तो ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है, ऑर्बिटल क्लास रॉकेट। स्काई रूट सक्सेसफुली किसको अभी लॉन्च किया है? विक्रम-1 को, ठीक है। इट मेक्स ए मेजर माइलस्टोन इन इंडिया प्राइवेट स्पेस सेक्टर। लॉन्च साइट सतीश धवन स्पेस, जो कि हमारा है, हर एक रॉकेट हम वहाँ से ही लॉन्च करते हैं, जब भी लेके गगनयान 3, चंद्रयान 1, 2, 3 सभी वहाँ से ही हम लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो इसको भी वहाँ से ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसको एक छोटा सा माइलस्टोन इंडिया प्राइवेट स्पेस सेक्टर में भी अचीव किया गया है, ठीक है। लॉन्च साइट सतीश धवन स्पेस सेंटर था, SDSC, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। हमारा जितना भी लाइक सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है, जैसे चंद्रयान 2, 3 या गगनयान, विक्रम, जितना भी था यहाँ से ही लॉन्च किया जाता है। तो इसी लाइक स्पेस से स्टेशन से ये विक्रम-1 को भी लॉन्च किया गया स्काई रूट के थ्रू। स्काई रूट का एरोस्पेस एक कंपनी है जो कि हैदराबाद में है। ये फाउंडेड 2018 में हुआ था, हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना है। फाउंडर है कौन है? फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट, जो कि पहले इसरो में काम कर चुके हैं, वही है पवन कुमार चंदना, नागा भरत डका, ठीक है। ये दोनों मिलके इसको
स्काई रूट को फाउंड की है 2018 में। ये पहले इसरो में साइंटिस्ट थे। स्काई रूट बिकम वन ऑफ द इंडिया लीडिंग प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप। ठीक है, स्काई रूट बिकम वन ऑफ द इंडिया लीडिंग प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप। डॉक्टर विक्रम साराभाई नो एज द फादर ऑफ द इंडियन एरोस्पेस प्रोग्राम। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने ये सारे क्वेश्चन पहले बहुत सारे सेशन में करा चुका हूँ, तो आप अगर पीछे के क्लास जाकर देखिएगा ना तो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। सो विक्रम सीरीज अभी तक 2 विक्रम का लॉन्च कर चुका है। विक्रम एस, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च इन 2022। विक्रम ऑन ऑर्बिटल क्लास लॉन्चिंग व्हीकल डिजाइन टू कैरी सैटेलाइट। ठीक है, विक्रम 1 जो डिजाइन किया गया है ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल है, क्लास लॉन्च व्हीकल डिजाइन टू कैरी सैटेलाइट। ये याद रखिएगा कि ये जो विक्रम है ना वो सैटेलाइट के कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया। विक्रम 1 रॉकेट, विक्रम 1 रॉकेट वाज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? तो ये है स्काई रूट एरोस्पेस। तो उसी का मैं एक टेबल फॉर्मेट में पूरा का पूरा समराइज करके दे दिया हूँ, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन भागेगा नहीं। ठीक है, तो कंपनी का नाम क्या है? स्काई रूट, जो विक्रम 1 को लॉन्च किया, विक्रम एस एंड विक्रम 1 को डिजाइन किया है। ठीक है, जो कैरी करेगा सैटेलाइट्स को। फाउंडेड कब हुआ? 2018 में। हेडक्वार्टर हैदराबाद। विक्रम रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम 1। रॉकेट टाइप क्या है? ऑर्बिटल क्लास लॉन्च व्हीकल है। ये सब पूछेगा, रॉकेट टाइप क्या है, रॉकेट क्या था, रॉकेट टाइप क्या है, लॉन्च का साइट क्या था, सतीश धवन है। ऑर्बिट क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट यहाँ पे लॉन्च किया, इसके पे लैंडिंग करवाया गया है। सेक्टर क्या है? प्राइवेट। रॉकेट नेम्ड आफ्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई, उसका नाम अभी डॉक्टर विक्रम साराभाई रखा गया है। ठीक है, सो विक्रम साराभाई के नाम पे ही विक्रम 1 किया गया है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन, हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन, इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन इज highlighted as a major green transportation initiative. India is moving towards hydrogen powered passenger to train as a part of the green transportation initiative. ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन यूज हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में इसको पूरी तरीके से हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया हूँ, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया हूँ। आप जाके पिछली क्लास देखिए, 17-18 के या 15 से 17 के बीच में आपको मिल जाएंगे ये। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा आपको। सो मेन एडवांटेज क्या था इसका? जीरो डायरेक्ट कार्बन एमिशन, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फ्यूल फीसर। ठीक है, दिस इनिशिएटिव सपोर्ट टू इंडिया गोल ऑफ नेट जीरो कार्बन इमिशन। तो ये सारा क्वेश्चन आएगा कि जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है उसका टारगेट क्या है? तो इसका टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070। ठीक है, 2070। सस्टेनेबल एंड क्लीन एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रोजन ट्रेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है जो है सस्टेनेबल मतलब लंबा चलने वाला, रिलायबल है, और क्लीन एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन है हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन आर ऑल्सो नोन एज ए हाइड्रा रेल, हाइड्रा रेल। ठीक है, अगर हाइड्रा रेल का नाम आया तो हाइड्रोजन ट्रेन है। ठीक है, दे यूज फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी वेयर हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है? हाइड्रोजन को रिएक्शन के साथ ऑक्सीजन को मतलब कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। द ओनली मेजर बाई प्रोडक्ट इज लाइक वाटर वेपर। तो जब ये रिएक्शन होगा हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से, और इस रिएक्शन के दरमियान जो हमें इमिशन मिलेगा, जो उसका प्रोडक्ट निकलेगा, वो वाटर वेपर निकलेगा। ठीक है, वाटर वेपर, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक नहीं है।
Germany became the first country to introduce the hydrogen powered passenger train commercially. तो सबसे पहले कौन किया था? जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, ये याद रखिएगा, पहले जर्मनी किया है, ठीक है, उसके बाद अभी अपना इंडिया इंट्रोड्यूस कर रहा है। द ट्रेन मॉडल कोडिया इलेंड बाई ऑलमोस्ट, ठीक, वाज अमंग द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं एक टेबल फॉर्मेट में दे दिया हूँ ताकि यहाँ से ही आपको सबको मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल से। ट्रेन टाइप क्या है? हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन, ऑल्सो कॉल्ड एज ए हाइड्रा रेल, ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन के ही हाइड्रा रेल कहा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड एज ए हाइड्रा रेल। फ्यूल यूज हाइड्रोजन, बाई प्रोडक्ट वाटर वेपर, बाई प्रोडक्ट मतलब जब ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सेक्टर ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, टारगेट सपोर्टेड नेट जीरो बाई 2070। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, फर्स्ट कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी। ये याद रखिएगा, फर्स्ट कमर्शियल ट्रेन जर्मनी, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन ओरिजिन नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन बिगेन हिज फर्स्ट मिशन अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, ठीक है। डॉक्टर अनिल मेनन जो इंडिया का व्यक्ति है वो USA नासा उसको ISS स्टेशन पे भेज रहा है। डॉक्टर अनिल मेनन एंड इंडियन origin NASA astronaut has begun his first mission to International Space Station ISS. The mission focus on scientific research in microgravity, ठीक है, टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन, ह्यूमन हेल्थ स्टडी इन स्पेस। तो ये बात याद रखिएगा कि जो वहाँ पर जा रहे हैं अनिल मेनन ISS स्टेशन पे, मेनली वो इन सभी टॉपिक को परीक्षण करने के लिए जा रहे हैं, अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। सो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। हु इज द अनिल मेनन? प्रोफेशन, और सो अनिल मेनन कौन है? तो उनका प्रोफेशन क्या था? एक फिजिशियन है, इंजीनियर है एंड नासा में एस्ट्रोनॉट है। सेलेक्ट एज ए नासा एस्ट्रोनॉट 2021, नासा एस्ट्रोनॉट ग्रुप 23। बिफोर ज्वाइनिंग नासा ही वर्कड एज ए फ्लाइट सर्जन एट नासा, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर विद द स्पेसएक्स, इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन। ये सारी पॉइंट याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। International Space Station ISS. ISS is the world's largest habitable space laboratory. It orbits the Earth at an latitude of 400 kilometer. 400 kilometer. It orbits the Earth at an latitude of about 400 kilometer. Speed approximately 28,000 किलोमीटर पर आवर। इट कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड अर्थ इन 90 मिनट्स। तो ये सारी बातें याद रखिएगा कि कितने स्पीड क्या रहेगा, ऑर्बिट लैटिट्यूड क्या है, कितने मिनट में कंप्लीट करेगा वन राउंड। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा देखने को एग्जाम में, तो याद रखिएगा। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ठीक है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। चाइना announced a significant breakthrough in the semiconductor technology attracting global attention, ठीक है। China announced a major breakthrough in semiconductor chip technology drawing global attention. The development is expected to strengthen China to domestic chip manufacturing, reduce dependency on imported semiconductor technology, increase कंपटीशन इन द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो अभी क्या हुआ कि चाइना एक सेमीकंडक्टर को इंट्रोड्यूस किया जो कि पूरा मार्केट को अपने देश की ओर ध्यान को केंद्रित करा, जो कि दूसरे देश के चिप जो फॉर्मेशन कंट्री है उससे कम करे और इस पे ज़्यादा फोकस करे। So semiconductors are the backbone of the modern electronics such as smartphones, computers, electricity, vehicle and AI systems and defense equipments. तो अभी क्या है ना
चिप के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये जान लो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे काम हमारे एआई पे डिपेंड हो गया, और एआई के लिए चिप जरूरी है। और कैसा चिप? वो जिसमें हार्ड कैपेसिटी हो। जैसे कि हमारा अगर लैपटॉप है तो उस लैपटॉप में अगर कोई भी एलएलएम मॉडल चलाना चाहते हो, कोई भी एआई डिजाइन करना चाहते हो, तो आपको लगेगा हाई कैपेसिटी का, आपको लगेगा रैम एंड सीपीयू एंड ग्राफिक्स एंड रैम एटलीस्ट मिनिमम 16 GB, ग्राफिक्स मिनिमम 8 GB, तभी आप किसी मॉडल मिनिमम लो मॉडल एलएलएम को चला सकते हो। तो इसलिए अभी चिप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चिप के बिना हम एआई डेवलप नहीं कर सकते हैं, और एआई डेवलप करने के लिए हमें चिप की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम बहुत सारे टॉपिक को यहाँ पर पॉइंट वाइज कवर किया हो। मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है, जो कि ताइवान अभी भी टॉप पे है। ताइवान में सिलिकॉन बहुत ही उच्च उस पे मिलता है, और अभी चिप फॉर्मेशन में ताइवान बहुत ही ऊपर लेवल में है। तो मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है। द सेमीकंडक्टर मटेरियल जर्मेनियम है। ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM है। मिशन लॉन्च्ड टू 2021, मिनिस्ट्री MEITY। ठीक है, सेमीकंडक्टर यूज इलेक्ट्रॉनिक्स चिप, लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिन रीजन ताइवान TSMC, लीडिंग ग्लोबल कंपनीज TMC, सैमसंग, इंटेल, एनवीडिया। ये चार जो कंपनी है ये लीडिंग मार्केटिंग करता है चिप में, क्योंकि यही लोग चिप डिजाइन करता है सबसे ज़्यादा एनवीडिया अभी बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुका है। ठीक है, सो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, political development and security concern continue following change in Ukraine government. The Russia-Ukraine conflict continue to be a major national issue. ये national issue है, ठीक है, ये not for one या two country, so बहुत ज़्यादा है। Recent political development in Ukraine along with the ongoing security concern have kept global attention focus on the region. ठीक है, the conflict continue to attract global security, energy supply, food security, international diplomacy. ठीक है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है आपको यूक्रेन के बारे में, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू टू अफेक्टेड, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? जो लड़ाई चल रही है युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच, ये 4 पॉइंट इफेक्टेड करता है। एग्जाम टिप में तो आप जानते ही हो क्या है नहीं है। कन्फ्लिक्ट हाँ एक्सेलेटेड कब हुआ था? तो 24 फरवरी 2022 में स्टार्ट कब हुआ था? 24 फरवरी 2022 में। इसमें क्या था कि बैकग्राउंड क्या था? इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज इन्वॉल्व एंड मैप बेस्ड फैक्ट। ठीक है, सो रशिया लॉन्च्ड ए लार्ज स्केल मिलिट्री इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन, मतलब प्लान कर दिया गया है। द कॉन्फ्लिक्ट हैज लीड टू वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन द यूरोप in recent decades. Ukraine is now for major produce of the मतलब कि यूक्रेन अभी क्या क्या मतलब कि मेजरली प्रोडक्ट उसका है, तो इसका मेजर प्रोडक्ट है बीट एंड सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन बिटवीन यूरोप एंड रशिया एंड एक्सेस टू द ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी मतलब काला समुंदर। सो नाटो क्या है? नाटो के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है। इसके नाटो के बारे में हर चीज़, जिसमें कि नाटो में शामिल होने के लिए इंडिया को भी शामिल नहीं किया गया है, जिसमें कि नाटो अपना पावर यूज करके किसी भी इसमें टोटल 15 देश रहता है, जिसमें 5 देश परमानेंट देश है और 10 अस्थायी देश है, नॉन परमानेंट देश है। 5 परमानेंट देश में कोई भी एक देश किसी भी बिल को पारित करना हो UNSC में, तो वो एक भी 5 देश अगर एग्री करता है तो ही वो बिल पास होगा। अगर एक भी देश उसको ना करता है तो मतलब खत्म, जो परमानेंट है। बाकी अगर नॉन परमानेंट तो कहीं भी कोई जाए, 10 के 10 भी और 4 10 14 भी रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा है।
सो हेडक्वार्टर इसका क्या है? ब्रुसलेस, बेलगाम। मिलिट्री अलायंस फॉर द कलेक्टिव डिफेंस, यूनाइटेड नेशन यूएन। कंटिन्यू टू डिप्लोमेटिक एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, provide the humanitarian assistance through versus UN agencies, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। सो बहुत सारे मैंने पॉइंट एक जगह रख दिया है कि रूस मतलब स्टार्ट कब हुआ था, रूस और यूक्रेन के बाद इन्वॉल्व कौन कौन है। यूक्रेन कैपिटल कीव है और रसिया कैपिटल मॉस्को है। इम्पोर्टेंट सी कौन? ब्लैक सी है। नाटो हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेलगाम है। नाटो का एस्टेब्लिशमेंट्स 1949 में हुआ था। यूक्रेन करेंसी हर्बनिया है और रशिया का रूबेल है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट आपको पूछा जा सकता है, आप भैया ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो फिर से मैं कहता हूँ कि जो भी भाई लोग अभी हमारा क्लास को तुरंत ज्वाइन किए तो सबसे पहले आप प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो आपका हर अपडेट तुरंत मिलेगा। सो इसी के साथ हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, ऑयल मार्केट। ऑयल मार्केट, ग्लोबल ऑयल प्राइस रिमेन रिलेटिव स्टेबल डिस्पैच टेंशन इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। Despite ongoing geopolitical tension in the Strait of the Hormuz, global crude oil price have remained relatively stable. The Strait of Hormuz is one of the world's most important oil transit route. मतलब इससे ही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है मतलब 80 to 90% तेल की जो आता है दूसरे कंट्री में जैसे अपने कंट्री में, तो इसी से होकर निकलता है। रूस, रसिया मतलब अमेरिका जो भी है यहाँ से ही निकल के जाता है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कनेक्ट द पर्शियन गल्फ विथ गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज लोकेटेड बिटवीन ईरान एंड ओमान। ये सब याद रखिएगा, ईरान एंड ओमान। The Strait of Hormuz is located between Iran and Oman. The Strait of Hormuz is famous because it the world biggest oil transit route है, ठीक है। Which sea lie after the Gulf of Oman, the Arabian Sea, Arabian Sea। ये सारी बातें याद रखिएगा, ये मैप के थ्रू निकाल के दिया गया। Approximately what share of global oil passes through the Strait of Hormuz? About 20%। भाई सबसे ज़्यादा ये होल्ड करता है, 20% यहाँ से ही ऑयल पास करता है दूसरे देश में जाने के लिए। Which country lie on the northern side of Strait of Hormuz? ईरान। कौन सा? ईरान। Dispute in the Strait of Hormuz are most likely to affect 3 चीज़ें किया है, क्या क्या? ग्लोबल ऑयल प्राइस, इंटरनेशनल शिपिंग एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ये 3 चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। सो वन लाइन में हम अगर रिवीजन कर सकते हैं तो इस टाइप से हमारा, मैं उसके लिए भी क्वेश्चन बना कर दे दिया हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वर्ल्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑयल चेक पॉइंट है ये, कनेक्ट पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। बॉर्डरिंग कंट्रीज ईरान एंड ओमान। ओपन मतलब कि जो बॉर्डर लगती है ओमान और ईरान के साथ लगती है। ओपन इनटू अरबियन सी, अबाउट 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल पासेस थ्रू इट, ठीक है। मेजर यूजर सऊदी अरबिया, इराक, कुवैत, यूएई, कतर, ईरान, ठीक है। मेजर यूजर ये सब ही इसका मेन यूजर है जो अपना ऑयल को वहाँ से पास कराता है, ये सारी कंट्री है। बस बॉर्डर ओमान एंड ईरान का लगता है जो कि ब्लैक सी, अरबियन सी है वहाँ। सो इसको इस टाइप से मैप के थ्रू देख सकते हो कि कौन सा कंट्री कितना मतलब कि लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, ठीक है। इसका चेक पॉइंट मिडिल ईस्ट है, सुएज कैनाल, इजिप्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप इसको देखिए, ध्यान रखिएगा। मैं बस एक चीज़ बता सकता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर अच्छे से आप क्लास में ध्यान दीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो ध्यान से पढ़िए, बने रहिए क्लास में।
जापान 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 क्या है? जापान एक कंट्री है विद इट्स एग्जिस्टिंग मेल ओनली एम्पेरियल, मतलब वहाँ पर जो शासन करता है वो मेल करता है। जापान कंट्री इज टू रिटेन इट मेल ओनली, ठीक है। तो वो जापान के बारे में बताया जा रहा है कि अंडर द करेंट द ओनली मेल मेंबर ऑफ द एम्पायरियल फैमिली एंड द इनहेरिट थ्रोन दिस इशू हैज गेन अटेंशन ड्यू टू shrinking number of the male here in the Japanese imperial family. The emperor of Japan is the symbol of the state and the unity of the people as defined the constitution of the Japan in 1947. तो ये याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखने लायक है 1947। सोनम वांगचुक, वाह भाई, अभी जो सबसे भारत में हॉट टॉपिक यही है। और मैं इनके बारे में बहुत सारे चीज़ें लिखा हूँ, और लिखने का रीज़न मेरा एक ही था कि एक नेता कोई था जो उसके बारे में, सोनम वांगचुक सर के बारे में बोल रहा था कि सोनम वांगचुक है कौन, वो क्या किया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके लिए मैं बहुत सारे इनके बारे में बताना चाहता हूँ। जो लीडर है वो आज तक कोई काम नहीं किया, एक नंबर चोर है। इनके नाम के कारण वो आज चमका है। अगर नाम नहीं लेता तो उसको कोई जानता भी नहीं कि कौन है ब्रजेश यादव, बीजेपी का नेता है वो। बट सोनम वांगचुक सर के कारण आज उसका नाम हम लोग बता रहे हैं अपने सेशन में, तो मैं उसका नाम भी नहीं जानता था पहले से। तो देखते हैं सोनम वांगचुक कॉल्ड फॉर सपोर्ट फॉर द चलो सांसद, ठीक है। मेंस लोग था जो अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रही है, जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रही है, जो चलो सांसद मार्च को लाइक आज शेड्यूल है, आज स्टार्ट हो जाएगा। देखो कब होता है। हमारे नौजवान, हमारे देश के सिपाही और हमारे युवा दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है। कब क्या होगा पता नहीं, सांसद तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बीच में रोका जाएगा, लाठियां पड़ेगी, गोले बरसेंगे, क्या होगा नहीं पता। बट जो भी होगा ज़्यादा होगा देखा जाएगा। सो सोनम वांगचुक called for support चलो सांसद March schedule for the 20th of July. सोनम वांगचुक is the best known as the engineer, मतलब कि अगर सोनम वांगचुक का अगर देखा जाए तो वो एक इंजीनियर है, एजुकेशन फॉर रिफॉर्मर है, ठीक है। सोनम वांगचुक बिलोंग्स टू लद्दाख, ये लद्दाख से बिलोंग करते हैं, ओके। सोनम वांगचुक सर लद्दाख से बिलोंग करते हैं। एंड विच इनोवेशन इज एसोसिएटेड विद सोनम वांगचुक? आइस स्तूपा एक इनोवेशन की है, आइस स्तूपा, जो कि जैसे लद्दाख में पूरा हिमालय है, ठीक है, तो ग्लेशियर है। तो अभी क्या होता है कि जैसे ठंडा के टाइम है, तो ठंडा के टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो हिमालय जमा रहता, पानी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गर्मी के टाइम में क्या होता है कि पूरा गर्मी के टाइम में क्या होता है कि पूरा पानी जो ग्लेशियर बना होता है वो पिघल जाता है, ठीक है। तो पिघलने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर पानी का अभाव होता है, जिससे कि खेती नहीं होता है। तो आइस स्तूपा बना करके क्या करते हैं सर कि जो पानी पिघलता है उसको, गर्मी में जब पानी पिघलता है तो उसको स्टोर करते हैं ताकि उसका खेती किया जा सकता है। क्योंकि अभी तो पानी आएगा नहीं, ठंडा में पानी कहाँ से आएगा। तो जब गर्मी आती है तो वो आइस पिघलता है तो पानी बनता है, वो पानी को सर स्टोर किए हैं। तो वहाँ के लिए बहुत ही बड़ा इनोवेशन था ये, ताकि वहाँ के लोगों को हेल्प मिले, खेती कर सके और एक साधारण जीवन जी सके। और वो अपना टेक्नोलॉजी लगा है, जो भी किए हैं खुद के दम पे किए हैं, सरकार उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है।
So SCMOL stands for Student Educational and Cultural Movement of Ladakh. तो अभी सोनम वांगचुक सर ने क्या किया है कि वहाँ पर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला है, लाइक स्कूल टाइप का ही मान लो खोला है, जिसमें कि बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो उसमें बच्चों को थ्योरी नहीं पढ़ाया जाता है, उसमें बच्चों को प्रैक्टिकली करवाया जाता है, हाथ से चीज़ें करवाई जाती है, मशीन से नहीं, हाथ से करवाया जाता है। और रियल जैसे चाइना में देता है ना ट्रेनिंग, सेम टू सेम सोनम वांगचुक सर वहाँ देते हैं। तो सोनम वांगचुक लाइफ इंस्पायर्ड विच फेमस कैरेक्टर फुनसुक वांगडू, ठीक है। जो फुनसुक वांगडू 3 इडियट मूवी आप लोग देखे होंगे, जो फुनसुक वांगडू थे वो इनसे इंस्पायर्ड है, इन्हीं का पूरा कैरेक्टर उस पर है। द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेनली डील्स विथ तो ट्राइबल ऑटोनोमस एरिया। तो ये 6 सूची का मांग कर रहे हैं लद्दाख के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेंटली कवर्ड अंडर द 6th शेड्यूल लद्दाख। लद्दाख अभी तक नहीं आया है, तो 6वीं सूची का ये मांग कर रहे हैं कि 6वीं सूची में लद्दाख को ऐड किया जाए और भारत के द्वारा सिक्योरिटी जो भी इसका योजना है, परियोजना है, पूरा लद्दाख को मिले। अगर वो सारी चीज़ें करते हैं तो जो चाइना से घुसपैठियाँ हिलता है, जो उसमें लद्दाख के लोगों ने उसके साथ फाइट करते हैं, वो क्या करेंगे, लद्दाख के लोगों को फाइट करने की जरूरत नहीं है, फिर हमारा लाइक आर्मी एयरफोर्स ने भी ये लोग फाइट करेंगे। तो इसके लेकर वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ के लोग कब तक अकेले लड़ेगा। अगर सरकार हम भारत के हिस्सा हैं तो हमें भारत को 6ठी सूची में शामिल क्यों नहीं किया जाता है, और हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाता, हमें भारत के परियोजनाओं से क्यों वंचित किया जाता है। तो उनका ये मांग बहुत दिन से चल रहा है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये 6ठे सूची में ऐड करने की मांग कर रहे हैं लद्दाख को, ठीक है। तो HIL फाउंडेड बाय सोनम वांगचुक स्टैंड फॉर हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि वहाँ से सरकार कुछ दे नहीं रही है। वहाँ के बच्चे के पहले 4% पास होते थे, पढ़ते थे, अभी देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कौन ये इनिशिएटिव कौन लिया, ये जुनून कौन जगाया? सोनम वांगचुक सर। तो भाई ऐसे बंदे ही है, और इसको आज देशद्रोही कहा जा रहा। आज भी अगर वो लेटे हैं थे ना, अगर वो अनशन हंगर स्ट्राइक पे थे, वो हम लोग के लिए थे, हमारे शिक्षा के चिंतित थे, वो शिक्षा के लिए ज़्यादा मतलब चिंतित थे, हम लोगों के लिए चिंतित थे कि हमारा करियर एक अंधकार में जा रहा है। पेपर लीक क्वेश्चन, जो मंजूर रिजल्ट अपलोड कर दो, जो मंजूर रिजल्ट को मेल कर दो, मैसेज कर दो। भाई ये कब तक चलेगा यार? अगर आपको सिस्टम नहीं सुधरता छोड़ देना भाई, क्यों पकड़ के बैठा है? वो नहीं आ रहा, खत्म कर। तेरे को कौन बोल रहा है कि तेरे को जिम्मेदारी ये करने का? नहीं करनी मत कर। आज हमें हर चीज़ के लिए फाइट करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ता है। क्या भारत की युवा दिन रात आंदोलन करेगा तो आगे बढ़ेगा? क्या इसलिए हमें अपने वोट देते हैं कि एक बार हम तुमको सरकार में लाए, फिर तुम मेरे साथ बदतमीजी करो, हमारे साथ परेशान करो, उसके बाद हमको हम बोलने जाए ये हक मांगे तो हमें प्रदर्शन करना पड़े? ये आधा लाइफ तो मेरे प्रदर्शन में चला जाएगा, तो हम कब क्या करेंगे भाई? हैं? तो अगर हम नहीं जाते हैं, जैसे हम स्टूडेंट हम नहीं गए, अगर मेरे पेरेंट्स मेरा फ्रेंड्स जा रहे हैं तो बोलता तुम लाइक नीट का एग्ज़ाम दिया है? नहीं भाई। अगर हम जाएंगे तो सारे बकचोद लोग ऐसे लोग हैं, हम जाएंगे तो भाई बताओ तुम ही, हमारे बदले पढ़ेगा कौन? अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम जाओगे तो तुम पढ़ोगे कब? तो तुम मतलब लोगों को क्या कहना है कि तुम लड़ो भी, तुम मार खाओ, उसके बाद फिर पढ़ना, पास होना तो होना, नहीं तो तुम्हारी किस्मत है। ऐसा नहीं होता है। इसका जन्म 1 सितंबर 1966 में हुआ था। जन्म स्थान था लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश है। पहचान इंजीनियर, शिक्षा सुधारक है, नव प्रवर्तक, इनोवेटर है और पर्यावरण कार्यकर्ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। प्रमुख कार्य क्या था इनका? सिकमोल स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इसका उद्देश्य था लद्दाख के अभ्यर्थियों को व्यावहारिक और गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराना। तो ये याद रखिएगा। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख की स्थापना, मतलब 2 चीज़ें की है। यह हिमालयी क्षेत्रों के लिए नवचार, कौशल और टिकाऊ शिक्षा आधारित संस्था है। आइस स्तूपा तकनीक विकसित की है। सदियों में पानी का बर्फ का स्तूप के रूप में संरक्षित किया जाता है, जिससे गर्मियों में खेती के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह जल संरक्षण एक विश्व प्रसिद्ध मॉडल है। इस मॉडल से जहाँ जहाँ बर्फबारी जहाँ पे होता है, इससे सीख के वो इसे बनाता है और बोलता है क्या किया भाई, जो किया तुमने कभी नहीं कर पाओगे। सौर ऊर्जा, एनर्जी और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा दिया है। लद्दाख के पर्यावरण संरक्षण संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण की मांग को लेकर कई अभियान चलाए हैं ये, ठीक है। इनका प्रमुख पुरस्कार क्या था? रोमन मैगेसी अवार्ड 2018 एशिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। शिक्षा और सामाजिक नवाचार के क्षेत्रों में योगदान पर मिलता है, ठीक है। रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज आइस स्तूपा का परियोजना के प्रदान किया गया था, ठीक है, 2016 में। ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017 में मिला है। टिकाऊ विकास पर्यावरण अनुकूल वास्तुकला के लिए। तो देख लो, जो मानचुक सर को आलोचना करता है, जो चाइना का एजेंट बताता है, जो बोलता है कि वो क्या किया है, वो देख ले आँख फाड़ के बोले क्या किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिफेंस के बारे में भी। तो मैंने जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि अभी हमारा जो ब्लैक पिच एयर डिफेंस का अभ्यास हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वो मेनली यहाँ पर हुई है। इंडिया पार्टिसिपेशन इन मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कंटिन्यू टू स्ट्रेंथ डिफेंस कॉर्पोरेशन विद द पार्टनर कंट्री। एक्सरसाइज पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया वायुसेना, एक्सरसाइज मालाबार भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया नौसेना, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका थल सेना, ये सब एक्सरसाइज के नाम याद रखिएगा, ये सब पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ये एक्सरसाइज गरुड़ा भारत और फ्रांस वायुसेना, एक्सरसाइज बरूना भारत और फ्रांस नौसेना। तो ये सारी युद्ध अभ्यास होगा और ये देश के साथ मिलकर होगा। एक्सरसाइज मालाबार है भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना है, ठीक है, लाइक वायुसेना नौसेना, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइज के बारे में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब है स्पेस सेक्टर में, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि स्काई रूट जो विक्रम-1 को सफलता प्राप्त किया है। प्राइवेट पार्टिसिपेटेड इन इंडिया स्पेस प्रोग्राम कंटिन्यू टू एक्सपांड आफ्टर विक्रम-1 सक्सेस। विक्रम-1 मिशन की सफलता के बाद भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का स्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। यह मिशन स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है, जो भारत के अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनियों में से एक है। मिशन क्या था? विक्रम-1 कंपनी, स्काई रूट निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, ये हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड अभी जो हमारा सबसे पहले मैं बताऊं कि ये लास्ट क्वेश्चन है आज का क्लास का। तो ग्रीन एनर्जी के बारे में हम ये क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं बताता हूँ कि जो भी पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी भाई बहनों से, जो भी नया प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत मेहनत से मैं कंटेंट को तैयार करता हूँ। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन, एक शेयर हमारे को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, और आप अगर इस टाइप से हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा और बहुत अच्छे से कंटेंट लाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा। आपका एक शेयर, लाइक एंड सब्सक्रिप्शन, शेयर, लाइक एंड बेल आइकन दबाने से मुझे फीडबैक मिलता है कि हमारा जो कंटेंट दे रहे हैं हमारे बच्चों के लिए सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे इम्प्रूव करना है, ताकि आप अगर क्लास में आ रहे हैं तो टाइम वेस्ट ना हो, आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। सो ग्रीन एनर्जी, तो जैसे कि अभी बताया, हाइड्रोजन बेस्ड रेलवे टेक्नोलॉजी ने मेजर स्टेप टुवर्ड्स द सस्टेनेबल
ट्रांसपोर्टेशन, तो मेनली अभी जो हाइड्रोजन ट्रेन चला है वो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए चला है। जो इथेनॉल E20 आया है वो भी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए आया है। तो ये सारी चीज़ों को मेजर स्टेप लिया जा रहा है अपने इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक ग्रीन एनर्जी इन्वायरमेंट, क्लीन एंड नेट एंड क्लीन कार्बन जीरो एमिशन जो 2027 का टारगेट है वो अचीव कर सके। ठीक है, सो अब हम हमारा आज का सेशन यहाँ तक ही रहेगा। मैंने जो भी दिया मैं कल पूछूंगा, और आज जितने भाई लोगों ने आंसर दिया होगा मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा कि कौन क्यून एंड किंग था। जो अब इस सेशन का पीडीएफ पाने के लिए आप जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल @solas पर _इंजीनियर सूरज कुमार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ईमेल आईडी ड्रॉप करें। इंस्टाग्राम पे सूरज टीम 01 को फॉलो करें, टैग करें, डीएम करें, ईमेल आईडी है। फेसबुक पेज पे सोलस पर है, व्हाट्सएप पे मेरा ये नंबर है। आपको जहाँ सुविधा लगता है, जैसे सुविधा लगता है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को लेकर हम आपके साथ हैं। ओके, तो आज के लिए इतने ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।